मैंने ऐसा लहर कभी भारतवर्ष में नहीं देखा था, क्योंकि मैं पूरे संपूर्ण राष्ट्र में गांव-गांव घूम रहा हूं पिछले 50 वर्षों से। पैदल घूमे हैं बेटा, पैदल 3 बारी पूरे भारत का पैदल यात्रा जी, पूरी पैदल यात्रा। ये भावना है बेटा, आंसू गिर जाते हैं जब वो टेंट में मैंने उनको देखा था। आज वो अपने भवन में चले गए हैं, आत्मा को शांति है हम सबको। प्रधानमंत्री ने खुद सीना चौड़ा करके ये बोला कि नहीं जी, राष्ट्रपति मुर्मू जी नहीं जाएंगी, मैं जाऊंगा। जो राहुल गांधी जी को पप्पू बोलते थे ये मंदबुद्धि है। सोनिया गांधी कहना नहीं चाहिए किसी महिला के लिए, कहते थे ये नाचने वाली है। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और ये देश चलाने का मन बना बैठे, और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल का भुला बैठे। जिस चीज के लिए आंदोलन किया उसी चीज का भुला दिया तुमने। 2024 में क्या एनडीए 400 पार होता हुआ दिख रहा है आपको? 450 पार। 450 क्यों से, कैसे सर? कुछ सर अगर कुछ बताए आप सर। क्योंकि मैं पूरे संपूर्ण राष्ट्र में गांव-गांव घूम रहा हूं पिछले 50 वर्षों से। 50 वर्षों से बेटा राष्ट्र में आप जी, पैदल घूमे हैं बेटा, पैदल 3 बारी पूरे भारत का पैदल यात्रा जी, पूरी पैदल यात्रा। ऐसा कोई गांव नहीं, कोई तालुका नहीं, कोई नगर नहीं, कोई नहीं है। हमने अनेक असंख्य मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा है। हमने जो है राजीव गांधी से लेकर के और मोदी जी तक का कार्यकाल देखा है। मैंने ऐसा लहर कभी भारतवर्ष में नहीं देखा था। कितने सालों से सर पैदल यात्रा गुरुजी आप कर रहे हैं? बेटा अभी देख लीजिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग मेरा 1986 से हर एक कोने में आप गए, हर एक राज्य में गए। क्या कुछ आपने देखा इतने वर्षों में? 2014 से पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत, क्या फर्क दिखाई देता है? अकल्पनीय है। अगर आप हिंदी भाषा को जानते होंगे तो आप समझ जाएंगे, जो हिंदी के ज्ञाता है समझ जाएंगे मैं किन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। कल्पना नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अभूतपूर्व परिवर्तन आया पूरे भारतवर्ष में, हर विषय में आया है। कैसे और क्यों? कुछ उपलब्धियां, कुछ बड़ी उपलब्धियां बताइए जो आप कह रहे हैं 450 आ रहे हैं। ऐसा संपूर्ण प्रश्न का एक उत्तर नहीं होता। आप विषय का चयन करिए, एक विषय का आप मुझे बताइए, मैं उस विषय पे मैं आपको प्रकाश डाल देता हूँ। मोदी जी ने इन 10 वर्षों में क्या कुछ ऐसा कार्य किया है जिसके दम पे 450 सीट एनडीए को आ रहा है? क्या ऐसा नहीं किया वो मुझे बता दीजिए, क्या नहीं किया है? कुछ कर दिया जो चाहिए नहीं, जो भारतवर्ष को खड़ा करने के लिए चाहिए था वो ला के दे दिए हैं। 2047 में जिन युवाओं को भारत लेके जाना है आगे, क्योंकि ये राष्ट्र हमारा नहीं, हमारे आने वाले युवाओं का है, वो युवाओं को ऐसा राष्ट्र दे दिया जाएगा जहाँ पे आप वो जाके असंख्य तरीके से अपना जाकर के राष्ट्र पूरे विश्व में परचम फहलाएंगे। युवा का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आज युवा जो है ये पता कर लेता है 2 मिनट में क्या चीज हो रहा है, क्या चीज नहीं हो रहा है। आज युवा तो घर बैठे इसी मोबाइल के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं ऐसी उन्होंने बना दी है कि ये सारी चीजें पता चल जाता है। हमारे गांव का किसान 8वीं कक्षा का विद्यार्थी भी और 6ठी कक्षा के विद्यार्थी भी मोबाइल पे अपने पिताजी को किसी के बारे में बता देता है। कौन से विभाग के बताऊं मैं? टेक्नोलॉजी दिया है मोदी जी। नहीं, टेक्नोलॉजी भी दिया। धरावतरण करा देना एक बहुत विषय वाली बात नहीं है, उसको पाल पोस कर बड़ा कर देना सबसे बड़ी वाली विषय बातें हैं। तो मोदी जी ने सिस्टम तो पहले से ही था, मौजूद था, लेकिन उस सिस्टम को उन्होंने संचालित करके दिखाया और लक्ष्य तक पहुंचा के भी दिखाया और आगे भी लक्ष्य को पहुंचाएंगे। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। अयोध्या में प्रभु राम जी टेंट से अपने घर में, महल में पधारे, इसको आप कैसे देखते हो? मैं भावना है बेटा, आंसू गिर जाते हैं जब वो टेंट में मैंने उनको देखा था। आज वो अपने भवन में चले गए हैं, आत्मा को शांति है हम सबको। विपक्ष बार बार अरंगा डालता था कि मंदिर से विकास नहीं होता है, मंदिर से विकास नहीं होता है। उन विपक्ष को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विकास दिख रहा है, अयोध्या में हो रहा है। एक मिनट, अगर मंदिर का विकास आपको देखना है तो आप दक्षिण भारत में जाइए। उनके जो पैसे हैं, मंदिर के पैसों से कितने यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं। ऐसा नहीं है मंदिर, क्या मैं कहूँ, मैं उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि कैसे कैसे प्रश्न लाते हैं जो हंसी के पात्र खुद बन जाते हैं सब लोग। जो मैं भी बिहार से आता हूँ, पटना में एक महावीर मंदिर है, 4 अस्पताल चलाता है वो भी। तो मंदिर से विकास होता है, लेकिन विपक्ष ऐसा आरोप बार बार क्यों लगा रहा है मंदिर से विकास नहीं होता है? किस चीज की जल्दबाजी थी? जब 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेके मोदी जी ने जल्दबाजी में ऐसा करा है, क्योंकि मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बना था, अभी भी काम जारी है मंदिर में, तो इतनी जल्दबाजी क्यों सरकार ने दिखाया? ये प्रश्न उठाने वाले कौन है? आचार्य हैं वो, वेद वेदांतर जानते हैं वो, वेद के बारे में, शास्त्र के बारे में जानते हैं जो लोग उठा रहे हैं। क्या भगवान राम ने जो रामेश्वरम की स्थापना करी थी तो क्या पहले मंदिर बना दिया था उन्होंने? पहले शिव जी का स्थापना करी थी, बाद में मंदिर बना था? वेदों में चल जाइए, आपको मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। वेदों में दिया गया है कि जो है प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी मंदिर का जो है बाकी बचे हुए हिस्से का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण है हमारे जीवन में और शास्त्रों में ऐसे उदाहरण है। तो हम वेद शास्त्र से उसको मानेंगे या किसी अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति का द्वारा लगाए हुआ उत्तर को हम उत्तर देंगे? नहीं दे सकते हम उसको। जी, ऐसी खबरें, बहुत बड़े बड़े साधु संत आचार्य भी वहाँ नहीं पहुंचे, नाराज दिखे इस कार्यक्रम से कि एक पॉलिटिकल कार्यक्रम सरकार ने बना दिया। नहीं, क्या वाकई ये पॉलिटिकल कार्यक्रम था? नहीं, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम था। जिन संतों ने आपत्ति उठाई थी वो इस बात पर आपत्ति नहीं उठाई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनका एक गरिमा है, हमारे आचार्य, हमारे राष्ट्र धर्म में हमारे आचार्यों का एक पदवी है और हमारे राष्ट्र के प्रथम पुरुष का एक प्रथम नागरिक का एक पदवी है।
है, तो दोनों की स्तर कुर्सियां टकराए ना आपस में, तो इसलिए उन लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि करके और खुद को किनारे रख करके और उनको आने का मौका दिया। जी, आपने प्रथम नागरिक की बात की है। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं इनविटेशन दिया गया? अगर दिया गया तो क्यों नहीं वहाँ पे पधारे इस शुभ काम पे? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। प्रथम नागरिक वो राष्ट्र के संविधान से चलने वाली सर्वोपरि दायित्ववान महिला हैं। उनके नजर में ना तो मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है। उनके पद की गरिमा में राष्ट्र सर्वोपरि है। तो वो शायद किसी भी लोग बुलाएंगे तो शायद उसमें ना जाए, क्योंकि दूसरे लोग। देश के विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, बल्कि राष्ट्रपति को ही इस कार्यक्रम में जाना चाहिए था। मैं क्या कहूँ, बहुत हंसी आता है। कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं ना कि शायद है कि मैं ऐसे भाषा का प्रयोग करूंगा कि युवा समझ नहीं पाता। मैं हिंदी भाषी व्यक्ति हूँ मैं बेटा। महाराज जी आप हिंदी एक मिनट हिंदी बोलिए। हिंदी तो नहीं समझ पाएंगे ये लोग। तो मैं बेटा मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बस उनकी बुद्धि पर हमें हंसी आता है, बस मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे राम मंदिर। एक प्रसंग है, लौकुश जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, त्रुटियां भी हो सकती हैं, लेकिन एक तर्क देने का प्रयास कर रहा हूँ। जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे तो उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा तो उसपे ये था कि आप यदि इसकी चुनौती स्वीकार करते हो तो युद्ध करना पड़ेगा, अदरवाइज भाई आप मित्रता कर लो और नहीं तो युद्ध करो। तो चूंकि वो भी छत्री के बेटे थे, भाई राम जी छत्री वंश में पैदा हुए थे, तो उन्हीं के लड़के लौ और कुश छत्री तो दिखा दिए। उन्होंने क्या किया, चुनौती स्वीकार कर लिया। बचपना था उनके अंदर। आपको याद होगा कि लौ और कुश ने राम जी को छोड़ करके और सबको परास्त कर दिया, हनुमान जी को बंदी बनाया। अंत में जब राम जी को पता चला कि वो सबको परास्त कर दिए तो राम जी खुद आए। तो बहुत डीप में न जाते हुए जब वो माने नहीं, लौ और कुश राम जी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, अचानक महर्षि वाल्मीकि जी वहाँ पे पधारे। उन्होंने बैलेंस किया। वाल्मीकि ने बोला कि तुम क्यों ऐसा किए? बोले इसमें क्या कहते हैं कि एक तो हम 2 कारण से घोड़ा पकड़े हैं। पहला तो ये कि इस पे लिखा है यदि आप मित्रता नहीं स्वीकार करते हो तो आप जो है को युद्ध करना पड़ेगा, तो इसमें अहंकार की बू आती है। हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का धर्म है कि यदि कोई चुनौती देता है तो युद्ध लड़ा जाए। और दूसरा बोला हमको राम जी से कोई सवाल पूछना है। तो बोले सवाल क्या पूछना है? तो उन्होंने ये कहा कि आपने मतलब उनको नहीं बता दे राम जी हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि राम जी ने सीता जी को क्यों त्यागा। तो बड़ा लंबा इस पे मतलब एक्सप्लेनेशन दिया भगवान राम ने, लेकिन एक जो गूढ़ बात बोली, प्रजा रंजन ही राजा का धर्म है। जिस चीज से प्रजा खुशी हो, जिस काम से प्रजा खुश हो, राजा को वही काम करना चाहिए। अब मैं ये बात बता रहा हूँ सर। तो वो कहने का मतलब राम जी को पता था हमारी सीता दोषी नहीं है, लेकिन प्रजा को खुश करने के लिए राम जी ने सीता जी का त्याग किया। तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रजा नाखुश थी, इसलिए हमने यह अन्याय किया। क्योंकि राजा का जो धर्म है प्रजा को खुश रखना, तो प्रजा रंजन ही राजा का धर्म है। उसी हिसाब से जो प्रधानमंत्री है वो राजा नहीं होता, जो राष्ट्रपति होता है वो देश के राजा के संज्ञा में आता है, देश की राजा के उपमा में आता है, देश की राजा के संदर्भ में आता है। तो राष्ट्रपति जो है वो राजा है, और जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री, और उसके बाद उस प्रधानमंत्री के साथ और भी मंत्री। तो मोदी जी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति राजा। अब भले ही मान लीजिए, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि जो लोगों ने आरोप लगाया था बाद में वो लोग भी जो है एक स्वीकार कर लिए हमसे गलती हुई। तो कहने का मतलब जो विपक्ष राम पे आरोप लगा रहे हैं या जो भी और समुदाय के लोग चाहे जैसे लोग, लेकिन भले ही वो गलत हैं, लेकिन यदि वो उनकी खुशी नहीं है उस मंदिर में जाने की, वो खुश नहीं है उस मंदिर में जाने के लिए, तो हमारे देश की राजा माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने हमारे देश की जनता का, प्रजा का सम्मान किया वहां न जाकर के। समझ रहे हैं? ये हमने इस परिप्रेक्ष्य में बोला कि आपने कहा कि मुर्मू जी क्यों नहीं गई। हाँ, ये परिप्रेक्ष्य था। आप कुछ कहना चाहते हैं? आता हूँ सर आपके। एक तो विपक्ष की जो राजनीति का स्तर हो गया ना, भाई साहब ने बड़े भाई हैं हमारे, इन्होंने बिल्कुल सत्य का और उदाहरण सहित आपको सारा समझाया। अब मैं इसमें एडिशन करता हूँ। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आप मुझे ये बताइए क्या सारी दुनिया को वहाँ पे बुलाया जा सकता था? बहुत से साधु संतों को भी नहीं बुलाया गया। जो राम के आंदोलन में जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके बहाया है ना, वो उन तक को वहाँ पे नहीं बुलाया गया। और ये सब राष्ट्रपति को उसका वो करना है, प्रधानमंत्री को करना है, या माननीय केजरीवाल जी को करना है। ये एक जनता की मांग थी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से ही उसका प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये चारों तरफ की सबकी संतों की आवाज थी। और जो राम के मंदिर के आयोजक हैं, उनके आवेदन पे, उनके बुलाने पे प्रधानमंत्री को वो वहाँ पे गए हैं, ना कि प्रधानमंत्री ने खुद सीना चौड़ा करके ये बोला कि नहीं जी राष्ट्रपति मुर्मू जी नहीं जाएंगी, मैं जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। क्या लगता है 2024 में राम जी बेड़ा पार लगा रहे हैं बीजेपी का, 400 पार एनडीए आ रहा है? रामबाण आपने सुना है ना, रामबाण का कोई तोड़ नहीं है। भगवान राम को जिन्होंने गद्दी पे बिठाया ना, उसी को भगवान राम सत्ता सौंपेंगे। भाजपा 400 पार होगी। और यही नहीं, दिल्ली में भी 7 की 7 सीटें भाजपा जीतेगी। केजरीवाल जी का भी सोपड़ा साफ होने वाला। कैसे? दिल्ली में तो कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन हो गया फिर से। यही तो वो गठबंधन नहीं है भाई साहब, ठगबंधन कहते हैं इसको। देखिए ये वही केजरीवाल, माननीय केजरीवाल जी हैं जो राहुल गांधी जी
को पप्पू बोलते थे ये मंदबुद्धि है। सोनिया गांधी कहना नहीं चाहिए किसी महिला के लिए, लेकिन आपने मजबूर कर दिया है, तो कहते थे ये नाचने वाली है। आज उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। हम सब लोग सब पहले ही जब माननीय केजरीवाल जी आए थे सत्ता में 10 वर्ष पूर्व, हम ये जानते थे कि ये कांग्रेस की ही सब पार्टी है। आज वो हकीकत हो रही है। सच्चाई को कोई नहीं छुपा सकता, सच्चाई को परेशान कर सकते हैं। क्या मजबूरी थी कांग्रेस के गोद में आपको बैठना पड़ गया? देखिए यही सत्ता, ये राजनीति, जैसे मैंने आपके माध्यम से बताया कि राजनीति का स्तर, विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए। जो सरकार में है उसके खिलाफ बोलो आप, लेकिन किसी मुद्दे पे, किसी सच्चाई पे, ये नहीं कि हवाबाजी, पीले को हरा, हरे को नीला, नीले को लाल बताने से। भाई साहब ने बिल्कुल, बड़े भाई ने हमारे सही बोला, राजनीति का स्तर है वो बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है। माननीय केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ, उनको अपना नाम आम आदमी पार्टी से हटा के मैंगो आदमी पार्टी कर लेना चाहिए, और वो भी पीली वाली नहीं, हरा खट्टे वाला, जिसको खाए और मुंह थू के आदमी कह रहे यार खट्टा खट्टा। केजरीवाल जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। उन्होंने बोला था इसी दिल्ली के अंदर, इसी दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगा, मुझे सिर्फ 1 वर्ष दे दीजिए। हमारे भारत की जनता, दिल्ली की जनता भूल जाती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से भूलने नहीं दूंगा। ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे मैं ना गाड़ी लूंगा, ना मुझे कोई पीएसओ चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए। लोग भूल जाते हैं। सब चीजों के बावजूद 70 में 63 सीट इसी दिल्ली की जनता देती है केजरीवाल को। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इस बार? हाँ, मैंने भी वोट अच्छा, आपने भी दिया था? मैंने भी केजरीवाल जी को वोट दिया था। तो अब ऐसा क्या हो गया? दूसरे तो अब ऐसा क्या हो गया? देखिए यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं भी तो दिल्ली का नागरिक हूँ। तो हमने जब सोचा था ये इन्होंने अन्ना हजारे को ले आए, वो भारतीय सेना से रिटायर हुआ बंदा, सेना में उसने गोली खाई है युद्ध में। ये जो केजरीवाल नाम का शख्स है ना, ये बहुत शातिर है। इसने नब्ज पकड़ी दिल्ली की जनता की और भारत की जनता की। इसने सोचा क्या पता मुझे वोट मिले ना मिले, मैं इस बुढ़े व्यक्ति को, भारतीय सेना से रिटायर जवान को, आगे इसका चेहरा लगा देता हूँ, पीछे से इसके बंदूक रख के चलाता हूँ। तो इन्होंने जब उसको केजरीवाल को वहां बिठाया और अनशन में उसका चेहरा दिखा के दूसरा गांधी आ गया, दूसरा गांधी आ गया, सत्ता हासिल कर ली। और बेचारी बोली बाली दिल्ली की जनता इनकी शातिरपने में, इस गिरगिट के, केजरीवाल ने ठगा दिल्ली। बिल्कुल ऐसा कह रहे हैं। जी आप कुछ कह रहे थे? देखिए मैं यही कह रहा था, एक आपको प्रसंग याद दिलाना चाहता। एक तो पहले 2 पंक्ति में आपको बता दूं, उसमें सारा निचोड़ जवाब मिल जाएगा कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल का भूला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से याद मिला बैठे, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से याद मिला बैठे। जब यह अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे तो ये कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बोला कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, समझ मेरी बात को। और इसी आंदोलन और इसी कांग्रेस को भ्रष्ट कहने के बदौलत यह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अब थोड़ा सा में सुन लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। संक्षेप में कोई बड़े मुद्दे का जवाब संक्षेप में नहीं होता। इसी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहने के बदौलत यह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और आज जो है, पहले तो ये बताइए इनका लोकपाल कहाँ गया? जो आंदोलन से आप निकली पार्टी हो, जिस चीज के लिए आंदोलन किया उसी चीज को भुला दिया तुमने। मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या कोई पक्षधर आ जाएंगे, बोलेंगे भेजा था केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया। मानता हूँ कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली के लिए बहाना दे सकते हो, लेकिन पंजाब पूर्ण राज्य का दर्जा है ना, सालों से ऊपर हो गए ना, वहाँ बना देते। एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने हमसे जब हमने लोकपाल का सवाल पूछा तो हमने पहले दिल्ली का बहाना मारे। जब पंजाब, हमने कहा पंजाब में क्यों नहीं बनाए, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से सरकार में है और अब जाकर के महिला आरक्षण विधेयक लाई है, हमारी पार्टी ने अभी तक लोकपाल नहीं बनाया, तो क्या गलती? तो मैंने ये कहा आप उस आंदोलन से पहले कांग्रेस को बोलते थे, आज जब मुख्यमंत्री बने तो आप क्या आकांक्षा और बढ़ गई कि हम ही प्रधानमंत्री बने। अब भाजपा से लेकर के सारी पार्टियों को भ्रष्ट बोलने लगे। जब भाजपा को पहले ही भ्रष्ट बोलते थे, आज भी भ्रष्ट बोलते हो, तो आप उससे अपना कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? जब आपने आपको कट्टर ईमानदार बोलो, अदरवाइज आप उससे कंपैरिजन कर रहे हो तो ऑलरेडी आपने अपने आप को अनाउंस कर दिया कि हम भ्रष्ट पार्टी हैं। और देखिए 100% अब ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी भी कांग्रेस की तर्ज पे चल पड़े हैं। क्या कहते हैं कि ये जो मुफ्त का लॉलीपॉप है ना, कभी आप हमसे 1 to 1 डिबेट करेंगे ना, आपको सच्चाई बता दूंगा कि कितने % लोगों को मुफ्त मिल रहा है।